नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है। बात मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर की है। हुआ कुछ यूँ कि छतरपुर में झंझन देवी के जंगल में 25 अगस्त 2017 को दो नर कंकाल मिले। उसमें उसे काफ़ी हिस्सा उसका जंगली जानवर खा गए थे। सियार बहुतायत में हैं और उस पर बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, सड़ के उसमें कीड़े रेंग रहे थे। जो कुछ बचा था बॉडी पार्ट में, कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। लोगों की भीड़ लग गई। जंगल तो वैसे सुनसान जगह है। आसपास के गांव से जिन लोगों को पता लगा वो सब वहाँ आ गए और तभी फिर उसका थाना जो पड़ता है, ओरछा रोड थाना, छतरपुर का ओरछा रोड थाने से एक सूचना आई छतरपुर के उस थाने पर जहाँ से ये दोनों कंकाल या दोनों लोग गायब हुए थे। परिजनों को बताया गया कि साहब एक लड़का और एक लड़की गायब होने की सूचना थी आपके यहाँ से, लिहाजा इसको आप किसी को भेज दीजिए, वो पहचान ले। खैर, परिजन वहाँ पहुँचे दोनों के और मौके पर पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने देखा कि पूरी तरह से सड़ा गला शव कंकाल में बदल गया। कुछ हिस्सा उसका जंगली जानवर ले गए या वहीं पर खा गए। खोपड़ी, हाथ पैर, पसलियाँ और रीढ़ के टुकड़े अलग थलग पड़े हुए थे। कपड़े, सैंडल और बैग देखकर उनकी शिनाख्त हुई। मौके पर पड़े सैंडल, बैग और कपड़ों के आधार पर सुरेश नाम के व्यक्ति ने, जो एक गायब लड़की का चाचा था, नाम बदला हुआ है यहाँ पर, उसने अपनी भतीजी साक्षी, ये भी नाम बदला हुआ है, साक्षी को पहचान लिया और ओम प्रकाश पाठक ने अपने बेटे मोनू के रूप में दूसरे को पहचाना, जो ब्रेसलेट पहने हुए था वो और कुछ चीज़ें शिनाख्त की जो हैं, उससे उन्होंने पहचान लिया कि एक मोनू है और एक साक्षी है। हुआ कुछ यूँ था कि मोनू और साक्षी दोनों आसपास के रहने वाले थे और 11 अगस्त 2017 को 11 बजे बीएससी फाइनल की छात्रा अपने घर से निकली थी कॉलेज के लिए। वो अपने चाचा के घर शहर में रहकर पढ़ाई करती थी, गांव की कहीं के रहने वाली थी। शाम को 6 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। तलाश शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर मोनू भी लगभग उसी समय घर से निकला था। देर शाम तक नहीं आया। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। एक दूसरे के घर आना जाना था और शायद इसी तरह की फ्री एक्सेस की वजह से उन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया और दोनों परिवारों का ये शक गहराया कि हो सकता है दोनों साथ भाग गए हों और फिर क्योंकि इससे समाज में बदनामी का डर रहता है, इस वजह से दोनों परिवारों ने तत्काल कोई सूचना नहीं दी। 13 अगस्त को गांव के एक युवक राजकुमार ने साक्षी के पिता को फ़ोन करके ये बताया कि 12 अगस्त को जब वो छतरपुर कॉलेज जा रहा था तब रास्ते में झंझन देवी मंदिर के पास उसने मोनू और साक्षी दोनों को एक हैंड पंप पर पानी भरते हुए देखा था। कॉलेज से लौटने के बाद जब शाम को उसे ये आसपास के लोगों ने बताया कि साक्षी और मोनू दोनों गायब हैं, तब इसकी सूचना उसने साक्षी के पिता को दी कि हमने 12 अगस्त को कॉलेज जाते समय उन दोनों को हैंड पंप पर पानी भरते हुए देखा था।
अब तक परिवार के लोग ये मानकर चल रहे थे कि दोनों साथ में भागे हैं और लौट कर आएंगे। इसी बीच जब करीब 10 दिन बीत गए और वो नहीं आए, तो मोनू के चाचा ने स्थानीय थाने पर जाकर उसकी गुमशुदगी लिखवा दी। जब ये पता लगा मोनू के घर वालों को, तो उन्होंने भी उसकी गुमशुदगी वहाँ पर लिखवा दिया। मैंने आपको बताया है गुमशुदगी का प्रोटोकॉल कि गुमशुदगी जब लिखी जाती है तो उनका हाइट, रंग, उम्र और कद-काठी, क्या कपड़े पहने थे, ये सब लिखा जाता है और सभी थानों को ये सूचना वायरलेस के ज़रिए प्रसारित की जाती है कि अगर इस हुलिया का, इस तरह का कोई लड़का लड़की मिले तो कृपया इस थाने को सूचित करें। इसीलिए झंझन देवी के मंदिर के जंगलों में जब दो नरकंकाल मिले, तो फिर वो ओरछा रोड थाना से ये सूचना इनके थाने पर आई और फिर यहाँ से दोनों के परिजन मौके के लिए रवाना हुए। घटनास्थल से जो सबूत मिले थे वो कुछ और कहानी भी बयां कर रहे थे। पुलिस को वहाँ से 2 शीशियाँ, 2 इस्तेमाल किए हुए कंडोम, पानी की खाली बोतलें और कई पाउच मिले। शीशियों से सल्फास जैसी तेज गंध भी आ रही थी। जमीन पर झाग के निशान थे। साथ ही दोनों के मोबाइल, युवक का पर्स और बाकी सामान गायब थे। ये सब संकेत दे रहे थे कि ये मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं है। 2 शीशी जो वो सल्फास की मिली, सल्फास की गंध से पुलिस भी और लोग भी पहचान जाते हैं कि ये सल्फास है। तब एक बार ये दिमाग में आया कि हो सकता है किसी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन जब बाकी के सामान की बात हुई तो इसमें कुछ बात और समझ में आ रही थी। अब इन सब बातों से, इन परिस्थितियों से पुलिस को वारदात में एक से अधिक लोगों की उपस्थित होने की का उन्होंने गेस किया कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। अगर ये घटना लूट से संबंधित है तो एक से ज़्यादा व्यक्ति रहे होंगे। खैर, इन सब चीज़ों का की फ़र्द बनाई गई, मतलब इनकी रिकवरी मेमो बनाया गया और उसके बाद फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। मृतकों में से एक का मोबाइल पास के गांव में ट्रेस हुआ। आपको मैंने बहुत बार बताया होगा कि मोबाइल जब मिलते हैं तो फिर उसका IMEI नंबर उस इलाके में चलने वाली सभी मोबाइल कंपनियों को दिया जाता है कि इस पर कौन कौन से सिम इस्तेमाल हुए हैं। पुराना सिम जो उसमें इस्तेमाल हुआ है, जो घर वालों की जानकारी में है, वो भी पता लग जाता है और उसके बाद अगर कोई सिम उसमें नया डाला गया है तो उसका भी पता लग जाता है और फिर उसके ज़रिए पुलिस वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है। ये मोबाइल कामता कुशवाहा नाम के व्यक्ति के पास बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि ये मोबाइल उसको गांव के ही देवेंद्र राय ने दिया था। उसने ये भी स्वीकार किया कि कई दिन पहले मैंने वो दोनों लाशें जंगल में देखी थी और डर की वजह से मैंने न तो बाकी किसी को बताया, न पुलिस को इसकी सूचना दी गई। खैर, इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र राय, कामता कुशवाहा सहित कई लोगों से सख्ती से पूछताछ की कि मोबाइल वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा, उनको कैसे मिला, कहाँ से सिम डलवाया, पुराना सिम कहाँ है, इस तरह की बातें पूछी गईं। तो ये पता लगा कि देवेंद्र राय पास में स्थित एक फार्म हाउस जो राकेश गोस्वामी का था, उसमें वो करीब 15 साल से काम करता था। जब पुलिस ने देवेंद्र और राकेश से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की, यानी विशेष श्रेणी वाली पूछताछ की, तो फिर धीरे धीरे मामले की परतें खुलने लगीं। देवेंद्र राय ने बताया कि उसने जंगल में एक युवक और युवती को अत्यंत आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। जंगल, उसके फार्म हाउस के काफ़ी नज़दीक वाले जंगल में उन दोनों को देखा था और इसकी सूचना अपने मालिक राकेश गोस्वामी को उसने फ़ोन से दे दी। इसके बाद राकेश लाठी से और देवेंद्र
के पास कुल्हाड़ी थी। दोनों वहाँ पर पहुँच गए। दोनों चुपचाप बहुत करीब चले गए, लेकिन युवक और युवती को इसका एहसास नहीं हुआ। मौका मिलते ही राकेश ने युवक के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। युवती घबराकर उसे बार बार छोड़ देने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन अपराधियों के इरादे खतरनाक थे। अधमरी हालत उनको बिल्कुल अधमरा कर दिया उन दोनों ने। और उसके बाद ये भी एक कथन है पुलिस में, हालांकि पुष्टि नहीं हुआ, कि उन दोनों ने उस महिला के साथ बलात्कार भी किया। कोई इतने दिन के बाद बहुत मुश्किल होता है कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिल पाना। उसके बाद दोनों उसका लड़के को तो इन लोगों ने लाठी से पीट पीट के मार डाला था, लड़की का गला दबा दिया जिससे वो बेहोश हो गई। दोनों को अधमरी हालत में, लड़के को भी अधमरा ही मरा समझकर छोड़ा था, अधमरी हालत में छोड़ के आरोपियों ने एक नई साजिश रची। राकेश ने देवेंद्र को फार्म हाउस से सल्फास की शीशियां लाने को कहा। देवेंद्र वहां से 2 शीशियां और पानी की एक बोतल लेकर आ गया। आरोपियों ने उन दोनों के मुंह को खोलकर, जो या तो मर गए थे, आधमरी हालत में थे, वो सल्फास उन्हें पिला दिया। पानी की बोतल साथ में ले आए थे, उसी में मिलाकर दोनों को सल्फास पिला दिया। युवक के पर्स से आरोपियों ने करीब 2500-2600 रुपये थे वो निकाल लिए। पहचान छिपाने के लिए दस्तावेज और फोटो दोनों उनके सामान से अलग कर दिए। बैग में रखे 2 मोबाइल में हड़बड़ी में वो एक ही मोबाइल ले जा पाए, एक उसी में आसपास कहीं पड़ा रहा। अंधेरे में उन्हें नहीं मिला या वो ढूंढ नहीं पाए। घटना के कुछ दिन बाद ये सामान फार्म हाउस में इन लोगों ने छिपा कर रख दिया था। खैर, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, राकेश गोस्वामी और देवेंद्र राय को। देवेंद्र राय राकेश गोस्वामी का फार्म हाउस का काम भी देखता था और उसका ड्राइवर भी था। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे और फिर ट्रायल हुआ। इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हुआ और 30 दिसंबर 2023 को छतरपुर जिला कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए हत्या और रेप के मामले में दोहरी उम्र कैद की सजा सुना दी। आज की घटना, एक प्रेमी जोड़े की अनायास ही हत्या हो गई। उसे क्यों मार दिया गया ये बिल्कुल समझ के परे है। उन दोनों को सिर्फ इस सनक में, मतलब ये कयास ये है कि सिर्फ इस सनक में कि किसी के फार्म हाउस के पास दोनों आपत्तिजनक अवस्था में मिले थे। किसी के क्या, राकेश गोस्वामी के फार्म हाउस के पास। लेकिन ये संभव है कि मारने वाले दोनों व्यक्तियों ने पहले लड़के को मार दिया हो, फिर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया हो, पर कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिलना भी नहीं था, संभावना भी नहीं थी और मिला भी नहीं। और संभावना इसलिए भी नहीं थी या बहुत कम थी कि शव ही 14 दिन बाद मिला, इसलिए शव पर बलात्कार के कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिल सकते थे। छत विछत मिला, कीड़े खा गए थे, जो सामान्य टेस्ट होते हैं वेजाइनल स्वैब के या सीमेन के, वो संभव नहीं थे या नहीं मिले। और इसी तरह से अपराधियों के शरीर और कपड़े पर भी बलात्कार का कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिल पाया, वरना नहीं मिल पाया होगा। बहुत दिन हो गए थे, 14 दिन बाद तो शव भी मिला, 6-7 दिन बाद उनकी पहचान हो पाई और अरेस्ट हो पाई। तो वरना 2 अनजान लोगों की, अगर ये ना हुआ होता कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया हो, बाद में मारा गया हो, वरना 2 अनजान लोगों की अनायास हत्या का कोई कारण नहीं बनता। बलात्कार के बाद हो सकता है उन्हें ग्लानि बोध हुआ हो या डर लगा हो। वो अवश्यंभावी है कि अगर लड़की बच गई तो हत्या और बलात्कार दोनों की गवाही देगी और दोनों में ही उनका नुकसान होगा। शायद इसीलिए लड़की की भी हत्या कर दी गई। सफाई से इस डबल मर्डर को लूट से जोड़ने की कोशिश की गई,
पर अपराध विज्ञान का एक सामान्य सिद्धांत है कि अपराधी कितना भी शातिर और चालाक हो, घटनास्थल पर कुछ न कुछ ऐसा अपने पीछे छोड़ जाता है जिसके कारण कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। एक मोबाइल जो हत्यारों से वहीं छूट गया था और एक तमाशबीन के हाथ लगा था, उसी मोबाइल ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचा दिया। कवि प्रदीप ने बहुत एक निर्गुण भजन लिखा है, बड़ा फेमस है, अब आपको सुनने को मिलेगा हर जगह। निर्गुण भजन है कवि प्रदीप का लिखा हुआ। वो कहते हैं कि कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। आप भी सुनिएगा इस निर्गुण भजन को और देखिएगा कि इस घटना से और घटना के खुलासे से के संबंध में कितना सटीक और कितना नज़दीक है ये निर्गुण भजन कवि प्रदीप का। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।